गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपके पास फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 23 और 24 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं इन 2 दिनों में हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहीं। शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने है चंद्रयान 3 अभियान से संबंधित। खबर के तौर पर तो यह मात्र आपके लिए एक औपचारिकता भर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 का दिन हमारे भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। लेकिन यहाँ से हमारे आगामी परीक्षाओं में किन किन आयामों से निकाल करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयत्न करूँगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए। पहली चीज़ कि चंद्रमा की सतह की अध्ययन के लिए ये जो हमारा चंद्रयान 3 अभियान लॉन्च किया गया था वो उसको किस दिन लॉन्च किया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया गया इसको ले जाने के लिए, इसका प्रक्षेपण करने के लिए। अर्थात LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको कि बाहुबली के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका इसमें प्रयोग किया गया, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। और 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, वो फाइनली 23 अगस्त को 6:04 पर इसके विक्रम लैंडर की लैंडिंग करा दी गई हमारे इसरो के द्वारा चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। और इस तरीके से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और यदि हम बात करें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश भारत बना है, तो ये चौथा देश बना है पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये भी कि इस अभियान में जो हमारा ये जो विक्रम लैंडर है उसके अंदर ये हमारा प्रज्ञान रोवर गया है, ठीक है ना। तो ये जो प्रज्ञान रोवर है ये वहाँ पर 14 दिनों तक आंकड़ा जुटाएगा। 14 दिनों तक ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा का आप सबको पता है कि वहाँ पे 14 दिन तक लगातार दिन होता है, जबकि 14 दिन तक लगातार रात होती है, ठीक है। तो जब वहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है साउथ पोल का वो -334 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। जबकि हमारा जो ये विक्रम लैंडर और ये जो रोवर है ये चंद्रमा ये इनको जब तक चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी तक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, इसमें सनलाइट मिलेगी ही नहीं, तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बस 23 अगस्त से लेकर के और अगले 14 दिनों तक ये हमारा विक्रम लैंडर और ये जो हमारा रोवर है ये वहाँ पे चंद्रमा की सतह के नमूनों का को इकट्ठा करेंगे, वहाँ के डेटा को इकट्ठा करेंगे और वहाँ से उसका विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा जो इसमें 3 पेलोड लगे हुए हैं वो चांद पर भूकंप की स्थिति, उसके सतह और मिट्टी के गुणों की जांच करेगा, ठीक है। और बताएंगे ये कि चंद्रमा एक्चुअल में हमारे मनुष्यों के लिए रहने लायक है कि नहीं है। क्लियर है। और आपको बता दूं कि इस मिशन में कुल कितना बजट खर्च हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बनाने में चंद्रयान 3 अभियान को बनाने में कुल मात्र 615 करोड़ रुपए। ये बहुत ही सस्ता है, इतने में तो हमारे भारत की दक्षिण भारत की कोई फिल्म बन जाती है, ठीक है। तो मात्र इसमें कितना खर्च हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 615 करोड़ रुपये इस चंद्रयान 3 को बनाने में कुल खर्च हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ, तो यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप एग्जाम में गलत ना करिएगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ से कुछ मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि पहली चीज़ कि जो हमारा चंद्रयान अभियान है, जो हमारा चंद्र मिशन है, इसको मंजूरी कब प्रदान की गई थी, तो इसको 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसने इस चंद्र मिशन को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है। और हमारा पहला चंद्रयान 1 अभियान कब लॉन्च हुआ था, तो वो 2008 में लॉन्च हुआ था, जबकि दूसरा हमारा 2019 में लॉन्च हुआ, ठीक है ना, जो कि हमारा फेल हो गया था, ठीक है। और उसके बाद से ये हमारा चंद्रयान 3 अभियान अभी लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। फाइनली हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे। क्लियर है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बैकग्राउंड से निकाल के क्वेश्चन कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले यात्री कौन थे, तो आप सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है, जो कि एक अमेरिकी यात्री थे, जो कि 20 जुलाई, तारीख ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 20 जुलाई 1969 में ये चंद्रमा पर पहुंचे थे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, बहुत लंबे समय से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले दूसरे यात्री कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद से जिन्होंने कदम रखा था उनका नाम था एडवर्ड बज एल्ड्रिन। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड बज एल्ड्रिन, ठीक है। ये चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाले, चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है। जबकि यदि पहले भारतीय व्यक्ति की बात आपसे की जाए तो आप सब जानते हैं कि राकेश शर्मा जी थे। लेकिन कब राकेश शर्मा पहुंचे थे, तो ये 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ
ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे और ये 1984 में चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा था। क्लियर है। फिर यहाँ पे आपकी इसरो की बात हुई है, तो यहाँ से भी आपको एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण आयाम बता दूं कि पहली बात कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, इसरो का गठन कब किया गया। तो इसरो का गठन भारत सरकार द्वारा 1969 में किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। और अंतरिक्ष विभाग को का हेड कौन होता है, तो उसके मंत्री होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अर्थात नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इसीलिए वो बाद में उत्साहवर्धन करने के लिए जब लैंडिंग हो रही थी उसके पहले वो जुड़ गए थे, ठीक है। और इसको हमारे अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया कब गया था, इसकी स्थापना के बाद से इसकी स्थापना आपको बता ही दिया 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है। और इसको 1972 में अंतरिक्ष विभाग के घटक के रूप में इसरो को लाया गया। क्लियर है। इसके पहले एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में उसको गठित किया गया था। उस समिति के स्थान पर उस समिति को आपको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। उसी के स्थान पर इस इसरो की स्थापना 1969 में की गई। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। क्लियर है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्लियर है। तो यहाँ से कोई प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगली आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 22 से 24 अगस्त के मध्य 3 दिन तक ये आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में आयोजित किया गया। क्लियर है। जिसकी थीम क्या रही, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, अर्थात ब्रिक्स और दक्षिण अफ्रीका पारस्परिक तीव्र विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए समझौता, ठीक है ना। बहुत बड़ी थीम है, तो जनरली हो सकता है आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाए या तो यदि इसको स्टेटमेंट में पूछा भी आता है तो हो सकता है कोई गलत थीम वहाँ पे रख दी जाए, ठीक है ना। कोई गलत आपकी छोटी सी थीम रख दी जाए तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा ब्रिक्स समिट का आयोजन 15वां हमारा ब्रिक्स समिट था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में किया गया, ठीक है। जिसमें कि यूएनएससी में बदलाव पर जोर दिया गया, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई और स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को सक्षम करने की मांग को भी इसमें प्रोत्साहित करने के लिए आपसी समझौता किया गया और बातचीत की गई, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण इस दौरान ये रहा इस ब्रिक्स की समिट में कि इसमें 23 देशों ने ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनने के लिए आवेदन किया था, जिसमें कि 6 देशों को फाइनली ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपसे 6 देश आगामी परीक्षाओं में जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ठीक है। मिस्र है अफ्रीका का, ईरान है आपका एशिया का, इथियोपिया ये भी अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। और यूएई और सऊदी अरब ये भी हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, एशिया की गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो इन आपको 6 देशों को ब्रिक्स में नए देशों को शामिल कर लिया गया और इनको औपचारिक रूप से इनको सदस्यता दे दी जाएगी 1 जनवरी 2024 से। ये परमानेंटली मेंबर बन जाएंगे ब्रिक्स के। क्लियर है। तो यहाँ से कोई प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप गलत ना करिएगा। अब आपको मैं ब्रिक्स का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं फिलहाल। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये बेसिकली विश्व की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। सबसे पहले ब्रिक्स की जो अवधारणा थी वो सन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन और एक अर्थशास्त्री हैं जिम ओ नील, उन्होंने ही सबसे पहले इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिन्होंने सब इन 4 देशों के बारे में, उन्होंने केवल BRIC, उसमें अफ्रीका शामिल नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने इन 4 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस रिपोर्ट का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, किस सन में, सन 2001 में। तो वहाँ इन्होंने इन ब्रिक के अर्थव्यवस्थाओं के बड़े आकार को लेकर के, ठीक है, और इनकी महत्ता को देखते हुए इन चारों देशों को एक साथ एक मंच साझा करने के लिए इन्होंने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। जिसके बाद से सन 2006 में पहली बार ब्रिक देशों के विदेश मामलों के जो मंत्री हैं उनकी बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है।
तो इसकी स्थापना कब हुई ब्रिक्स की? ध्यान रखिएगा, ब्रिक की स्थापना यदि पूछा जाए BRIC तो आप 2006 लगाइएगा, ठीक है। लेकिन इनके राष्ट्राध्यक्षों का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो इनके राष्ट्राध्यक्षों का, ब्रिक के राष्ट्राध्यक्षों का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 2009 में हुआ, ध्यान रखिएगा, रूस के येकातेरिनबर्ग नामक एक शहर में। क्लियर है? और अगले ही साल इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया, और जो ब्रिक है अब क्या हो गया आपका? ब्रिक्स हो गया। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2010 में, ठीक है ना। ब्रिक्स कब बना? तो ये वर्ष 2010 में बना, ठीक है। और 2011 में जब सनाया चीन में अगला जब सम्मेलन हुआ तो पहली बार इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? और आपसे यदि ये पूछा जाए कि भारत में कितनी बार ये ब्रिक्स का समिट हो चुका है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 3 बार ब्रिक्स का समिट हो चुका है अभी तक। पहली बार कब हुआ? वर्ष 2012 में हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, वो चौथा आपका ब्रिक्स का समिट था। फिर आपका 2016 में हुआ गोवा में, ठीक है। उसके बाद से 2021 में हुआ नई दिल्ली में। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बेसिकली एक वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करना है और आपसी संबंधों को कैसे ये देश मिलकर के सुधारें, और जिससे कि आर्थिक विकास की गतिविधियों में को गतिशीलता प्रदान की जा सके। क्लियर है? तो यहाँ से आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली आपके लिए खबर है, भारत के एक हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये 23 अगस्त को इसका परीक्षण किया गया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो इसका परीक्षण गोवा के तट से किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बेसिकली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये कैसी मिसाइल है, तो ये हवा से हवा में, अर्थात एयर टू एयर, ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसका विकास किसने किया है? DRDO के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमरात और अन्य शोधशालाओं ने इसका विकास किया है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए अस्त्र क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक हमारा मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया, कहाँ से? गोवा के तट से, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आप गलत ना करिएगा, ठीक है। और ये भारत की एक स्वदेश निर्मित मिसाइल है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली आपके लिए क्या खबर है, भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से अब सचिन तेंदुलकर हमारे मतदाताओं, खासतौर पर जो शहरी और युवा मतदाता हैं, उनको चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान के प्रति अब ये जागरूक करेंगे। तो हमारे निर्वाचन आयोग ने 3 साल के लिए सचिन तेंदुलकर जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत अब ये 3 साल तक निर्वाचन आयोग के एक नेशनल आइकन बने रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से कोई प्रश्न आपका एग्जाम पूछा जाए तो आप इसको गलत ना करिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीज़ें बता दूं निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कि हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 324, जो कि किस भाग में है? संविधान के भाग 15 में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भाग 15 के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है ना, अर्थात हमारे संविधान लागू होने से एक दिन पहले। क्लियर है? तो इसको कब स्थापित किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी के दिन को भारत में नेशनल वोटर्स डे अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और हमारे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सुकुमार सेन थे। जबकि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो आपकी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में हुई हैं, VS रमा देवी। ये भी एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। भारत की 9वीं महिला 9वीं आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी जो कि महिला थी, ठीक है, जो कि मात्र 15 दिनों के लिए इन्होंने ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार इन्होंने संभाला था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? VS रमा देवी का नाम, सुकुमार सेन का नाम, और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। नियुक्ति इनकी कौन करता है? तो आपको बता दूं यहीं से, अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में भी था, ठीक है। इसकी नियुक्ति किया तो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए अभी तक कोई पैनल वगैरह नहीं था, ठीक है। हमारा
जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था वही सुझाव देता था, उसी की बेसिस पर नियुक्ति की जाती थी। लेकिन हाल ही में 2 मार्च को हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ के नेतृत्व वाली एक 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ बनाई गई, ठीक है। और उसने कहा कि इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए संसद के द्वारा। तो संसद ने अभी हाल ही में एक अधिनियम पारित किया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा और पदावधि विधेयक 2023, और इसके तहत एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। और उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नियुक्त कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होगा। ये तीनों मिल करके, और जिस नाम को रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट उसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं। क्लियर है? कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक है, उतना दिन ये पदभार संभालते हैं। क्लियर है? और आपको बता दूं कि यहीं से आपको बता दूं, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन के संबंध में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारत में पहले मतदान की जो आयु थी, जो उम्र थी, वो 21 साल ही थी। अर्थात 21 साल या उससे ऊपर का ही कोई व्यक्ति मतदान में पार्टिसिपेट कर सकता था, वही वोट दे सकता था। लेकिन इसको घटा करके 18 वर्ष कब किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ठीक है ना, 1988 के जरिए, जो कि भारत में कब लागू हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके 1 साल बाद 1989 में ये आपका हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 61वां लागू हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यदि कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप गलत ना करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके लिए देखते हैं क्या है। अगली खबर है, एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। किस संस्था द्वारा, तो ये संस्था भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। जब भी कोई ऐसी संस्था चर्चा में आती है तो आपसे उसका मुख्यालय ही जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज के पहले आप लोगों ने शायद इसको नहीं सुना होगा कभी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कनाडा के विनिपेग शहर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यूनिक जगह पे है, कनाडा के विनिपेग शहर में है। तो इसने G20 का सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन से पहले एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, नहीं G20 देशों के संबंध में। और इस रिपोर्ट में उसने बताया है कि जो हमारी G20 की जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली जो सब्सिडी दे रही है जीवाश्म ईंधन पे। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं आप सब जानते हैं, जो कि जैसे जो जीवाश्म से जो ईंधन प्राप्त किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो इन सब पे जो सब्सिडी दी जा रही है उसको इसने चिंताजनक माना है और ये कहा है कि उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, ठीक है। और वो सब्सिडी जो जीवाश्म ईंधनों पर दी जा रही है, उससे संबंधित उद्यमों पर दी जा रही है, उसको हरित ऊर्जा में उस सब्सिडी का निवेश किया जाए। और यदि हम वो निवेश नहीं करते हैं तो हम जलवायु से संबंधित जो खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, हम उसका समाधान कर पाने में अक्षम होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बहुत ही एक युगांतकारी सुझाव दिया है कि सरकारें जो हैं, जो G20 के जो देश हैं, वो क्या करें, वो मिल करके और अपना जो जीवाश्म ईंधनों पर जो सब्सिडी देते हैं उसको ख़त्म करें धीरे धीरे, ठीक है। विकसित देश लक्ष्य बनाए कि उसको 2025 तक ख़त्म कर देंगे, और जो हमारे जो दूसरे देश हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अपना लक्ष्य बनाए कि उसको 2030 तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इस सब्सिडी का वो कम्प्लीटली कहाँ यूज़ कर लें, इस सब्सिडी का यूज़ कर लें हरित ऊर्जा में निवेश करने में, और इस तरीके से जलवायु खतरों से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। और इससे भूख और जो ऊर्जा संकट और प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उसका भी आसानी से निदान किया जा सकेगा। क्लियर है? और इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन आधारित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे G20 देश हैं वो प्रतिवर्ष 1.4 खरब डॉलर खर्च करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्लियर है? और इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि प्रति टन जो हमारा कार्बन उत्सर्जन जो टैक्स है जो कि सरकारें लगाती हैं उसको बढ़ाया जाए। उसको इन्होंने कहा है कि उसको $25 प्रति टन से लेकर के $75 प्रति टन तक किया जाए, ठीक है। वर्तमान में ये कितना है तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो हमारा कार्बन उत्सर्जन जो टैक्स लगता है प्रति टन वो मात्र 3.2 अर्थात $3.2 प्रति टन ही लगाया जाता है। क्लियर? तो इसको बढ़ाने की बात कही है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से कोई भी एग्जाम में प्रश्न निकाल के पूछा जाता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। अगली खबर आपके लिए है फीडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप के संबंध में। आप सबको पता है आर प्रज्ञानंदा हार करके भी इन्होंने इतिहास रच दिया। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें जीता कौन है।
तो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो कि नॉर्वे के हैं, आप सब जानते हैं, मैग्नस कार्लसन। इसमें पूछा जा सकता है ये कहाँ के हैं, ठीक है, तो नॉर्वे के हैं, ध्यान रखिएगा। मैग्नस कार्लसन ने पहली बार फीडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया, जो कि कहाँ आयोजित की गई, अजरबैजान के बाकू शहर में, ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल भी है बाकू, वहाँ आयोजित की गई ये चैंपियनशिप। 3 दिन तक ये आपका फाइनल मुकाबला चला और फाइनली 2 दिन तो ड्रॉ रहा, लेकिन तीसरे दिन हमारे भारत के जो भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा अर्थात आर प्रज्ञानंदा, ये फाइनल के टाई ब्रेकर राउंड में ये जाकर के हार गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हारने के बाद भी इनको 66 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है, और इन्होंने 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक तो सबसे कम उम्र के ये उपविजेता बन गए हैं, ठीक है, विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप के, और दूसरा फीडे विश्व कप फाइनल खेलने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, विश्वनाथन आनंद के बाद। क्लियर है। तो यहाँ से यदि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको गलत ना करिएगा। और इस तरीके से ये कनाडा में होने वाले जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो कि शतरंज का ही है, अगले साल 2024 में होने वाला है, उसके लिए इन्होंने अपनी जगह बना ली है, और उसके लिए भी ये जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। और आपको पता है 2016 में ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। ओके, और आपको बता दूं चेस किस देश का नेशनल स्पोर्ट्स यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा रसिया का नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, चेस है, ठीक। और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा, पिछले ही महीने भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो वो आदित्य एस सामंत जो कि महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, 17 साल की उम्र के हैं, वो बने हैं आदित्य एस सामंत, ठीक है ना, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने। तो यहाँ से आपको करंट भी रिवाइज हो गया। क्लियर है। अगली खबर आपके सामने एक महत्वपूर्ण दिवस के से संबंधित है जो कि यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दास व्यापार और इसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, ठीक है। इस दिन को 23 अगस्त को मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये दिन बेसिकली उन लाखों लोगों की याद में मनाया जाता है जो कि ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के शिकार थे, ठीक है ना। एक समय था जब आपका अफ्रीका से ट्रांस अटलांटिक के देशों में जो कि बेसिकली यहाँ क्या कहते हैं सैन डोमिंगो, ठीक है ना, जो कि आज हैती है, ठीक है, वहाँ पर 1791 से पहले बहुत ज़्यादा अफ्रीका से दास ले जाते थे और उनसे वहाँ पे काम कराया जाता था, ठीक है। तो 1791 में वहाँ पे एक विद्रोह होता है और वहाँ पे दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है, उसका उन्मूलन हो जाता है, ठीक है। तो उसी की याद में हमारा प्रतिवर्ष यूनेस्को के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपसे यहीं पे बता दूं कि भारत में दास प्रथा का अंत कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो भारत में दास प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड एलनबरो द्वारा, जो कि भारत में 1842 से लेकर के 44 तक गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, ठीक है। तो उसी के शासनकाल में 1843 में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। क्लियर है। तो यहाँ से एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो आपका गलत ना करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।